आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के संवाद सीरीज में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। आप देख रहे होंगे कि मणिपुर में कल से ही अर्थात 3 मई से ही 3 मई के शाम से ही 3 और 4 मई को ऐसा कुछ हुआ जिससे पूरा मणिपुर जलने लगा है। आपने देखा होगा कि बहुत महान खिलाड़ी है मैरी कॉम, उन्होंने लिखा कि मेरा मणिपुर जल रहा है और शायद प्रधानमंत्री को भी टैग करके उन्होंने इस मुद्दे पर पूरे देश का ध्यान आकृष्ट किया, अवगत करवाया। आखिर मणिपुर में ऐसा क्या हो गया कि मात्र 2 दिनों में पूरे मणिपुर में हिंसा फैल गई, अफरा तफरी का माहौल हो गया और पूरे मणिपुर में आप देखेंगे आगजनी की घटनाएं बहुत तेजी से फैल गईं। वास्तव में इसकी जड़ बहुत गहरी है। यद्यपि ये शुरुआती जो हिंसा शुरू हुई है ये हाई कोर्ट के एक आदेश से है। मणिपुर के हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ही कहने के बाद मणिपुर के हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया जिसके अंतर्गत उसने मैती जाति को एसटी की कैटेगरी में, शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में नामित किया, अर्थात उसमें शामिल किया। और जैसे ही मैती जनजात को अनुसूचित जनजात के रूप में दर्जा देने की बात खबर फैली, सारे मणिपुर के जिलों में धरना प्रदर्शन और हिंसा तुरंत शुरू हो गया और ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई बहुत बड़ी चुनौती पेश कर दी गई। वास्तव में इसके पीछे न केवल जनजातियों के बीच में आपसी संघर्ष बल्कि भारत के विरुद्ध भी एक बड़े षड्यंत्र को भी समझा जा सकता है, देखा जा सकता है। मैं कुछ ऐसे बिंदुओं पर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा जहां से आप इस समस्या के जड़ को समझ सकते हैं। देखिए, आप सभी लोग जानते होंगे कि पूर्वोत्तर में नागा जनजातियों के द्वारा एक अलग देश बनाने की मांग बहुत लंबे समय से की जाती रही। भारत को तोड़ने का हर प्रयास नागा जनजातियों के कुछ वर्गों के द्वारा, मैं सभी नागा जनजाति की बात नहीं कर रहा हूँ, नागा जनजातियों के कुछ वर्गों के द्वारा किया गया और उन्होंने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड जैसी संस्था को बनाया और इसका मुखिया, उसको मैं पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा आतंकवादी मानता हूँ, इसाक मुइवा। वही पूर्वोत्तर में आतंकवाद, अलगाववाद, चरमपंथ और बगावत का जन्मदाता है। वो भारत का, समझिए एक तरीके से देखा जाए, असली शत्रु था। यद्यपि वो नहीं रहा, लेकिन उसके कई शिष्य हैं जो भारत को रह करके हमेशा चुनौती देते रहे हैं। नगलिन एक देश बनाना चाहते हैं जिसको अंग्रेजी में ग्रेटर नागालैंड कहा जाता है। नगलिन देश का मतलब है जहाँ जहाँ नागा जनजातियाँ रहती हैं उसको मिला करके एक देश बनाना और भारत के संप्रभुता और भारत के राष्ट्र को खंडित करना। जैसे लगता है कि भारत लगातार खंडित होता जाएगा, बहुत हो चुका बंटवारा, भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार का, अब आगे बंटवारा भारतीय नागरिक नहीं सह सकते, अब भारत का देश नहीं सह सकता। ये तो कल्पना भी कोई ना करे। खैर, मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ कि नागाओं का एक अलग देश बनाने का ख्वाब नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के द्वारा देखिए, नागा जनजाति कौन है? बहुत सारे लोग सोचते हैं नागा कोई जनजाति। नागा कोई जनजाति नहीं है, बल्कि पूर्वी हिमालय, जिसको आप ईस्टर्न हिमालय कह सकते हैं, जो पूर्वोत्तर के राज्यों में फैला हुआ है, विशेषकर जो इंडो बर्मन हिमालय है, जो म्यांमार और भारत की सीमा पर हिमालय का विस्तार है। इंडो बर्मन हिमालय का विस्तार म्यांमार और अरुणाचल से ही शुरू होता है और अंडमान निकोबार तक जाता है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक हिमालय की चोटी मानी जाती है। हिमालय का, अंडमान निकोबार हिमालय का दक्षिणी विस्तार है। तो इसी हिमालय वाले क्षेत्र में, इंडो बर्मन हिमालय वाले क्षेत्र में जितनी जनजातियां रहती हैं पहाड़ी एरिया में, सामान्यतः उनको नागा जनजाति के रूप में जाना जाता है, जिसमें कई प्रकार की जनजातियां हैं। तंगामी जनजाति है, कुकी जनजाति है, नागाओं की बहुत सारी जनजातियां, उस पर कभी हम लोग बात कर लेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा जनजातियां हैं और ये सारे लोग मिल करके एक ग्रेटर नागालैंड, जिसको नगलिन ये लोग बोलते हैं, वो बनाना चाहते हैं, जिसमें आज का नागालैंड, असम के कुछ ज़िले, अरुणाचल प्रदेश के कुछ ज़िले और मणिपुर के लगभग 4 से 5 ज़िले और कुछ म्यांमार का एरिया भी, जो न्यायपीठा से पश्चिम का इलाका है,
वो एरिया आता, इसी को एक अलग देश के रूप में ये बनाना चाहते हैं। और ये मंशा आज से नहीं है, 1948 से अंग्रेजों ने ही भड़काया था। मैं सीधे बोलूँ तो ईसाई मिशनरियों के द्वारा भड़काया गया यह एक मिशन रहा, क्योंकि नागा जनजातियाँ जो हैं वो ईसाई धर्म को मानती हैं। यहाँ पे मैं किसी धर्म को टारगेट करके बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नागा जनजातियाँ ईसाई धर्म को मानती हैं, जिसके नाते ईसाई मिशनरियों का इनको सपोर्ट रहा है। और यही कारण है कि भारत अभी आज़ाद भी नहीं हुआ था 1947 में, कि 1948 में ही इन्होंने अलग देश की मांग। और महात्मा गांधी के सामने, जनवरी की बात है, महात्मा गांधी को जब गोली लगी, उससे मात्र शायद 18 जनवरी के आसपास की बात है, जब इन्होंने महात्मा गांधी के साथ इन्होंने झड़प किया, बहस किया कि हमारा एक अलग देश होना चाहिए। पाकिस्तान आपने बना दिया, गांधी जी को भी बल्कि गलत तरीके से पेश कर रहे थे कि आपने पाकिस्तान बना दिया, आप नागालैंड क्यों नहीं बना रहे हैं। गांधी जी भी आश्चर्यचकित हो गए, क्या बात करता है। यही जो नागालैंड बनाने की मांग थी, ये 1975 में और जोर पकड़ी, और इसाक मुइवा जानते इसके केंद्र में रहा। और यही 1988 में ये नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड जो है दो भागों में टूट गई, एक खापलांग गुट हो गया, एक जो है मुइवा गुट हो गया है। ये दोनों देखा जाए तो ये विदेशियों के हाथ में खेल रहे हैं। चाइना भी इनको खिला रहा है, यूरोप के कई देश खिला रहे हैं, और ईसाई मिशनरियाँ भी इनका प्रयोग कर रही हैं। यही लोग असली मणिपुर में हिंसा के लिए जिम्मेदार लोग हैं। ये सामने कुकी जात को, कुकी और कुछ वहाँ के लोकल करीब 30-35 जनजातियां हैं, उनको सामने कर रहे हैं, लेकिन पीछे से छिपे हुए लोग जो इस हिंसा को के लिए जिम्मेदार हैं, जो मणिपुर को जला रहे हैं, ये वही लोग हैं। ये नगलिन बनाने वाले लोग, ग्रेटर नागालैंड बनाने वाले लोग, खापलांग गुट के लोग, इसाक मुइवा गुट के लोग हैं ये। अब आप मणिपुर को थोड़ा सा समझ लें। देखिए, मणिपुर अगर आप देखिए तो एक फुटबॉल मैदान की तरह दिखता है। फुटबॉल मैदान कभी आपने देखा होगा, फुटबॉल मैदान में ऐसे किनारे किनारे सब दर्शक होते हैं और बीच में ऐसे खेल होता है। तो किनारे किनारे जो मणिपुर की जो राजधानी इम्फाल है, ये घाटी में है। इम्फाल एक घाटी है, बड़ी सुंदर घाटी है। ड्यूको घाटी का जो विस्तार आप देखते होंगे, उसी से इम्फाल घाटी। इम्फाल घाटी के आसपास के क्षेत्रों में मैती जनजाति रहती हैं। मैती जनजाति पूरे मणिपुर की जनसंख्या का 64% है, और 40 विधायक इनके अपने हैं। बीरेन सिंह की जो सरकार वहाँ चल रही है, 60 सीट में 40 सीट मैती की आती है। जनसंख्या बहुत ज़्यादा मैतियों की है, और चारों तरफ जो पहाड़ी वाला इलाका है उस पर करीब 35% कुकी जनजाति जो फ्रंट पे रहती है हमेशा झगड़ा करने में, और पीछे जो नागाओं की और बहुत सारी छोटी छोटी जनजातियाँ, तंगामी लोग हैं, तांगखुल लोग हैं, ये सब सारा मिला के 35% है। 20 विधायक इनके भी हैं। सारा कुकी जनजाति और नागा की जितनी भी जनजातियां हैं, ये सब ईसाई धर्म को मानती हैं, और जो मैती जनजाति के लोग हैं ये हिंदू धर्म को मानते हैं। इसमें थोड़ा बहुत मुस्लिम धर्म को भी मानते हैं। तो कुल मिला जुला करके 64% आबादी मैती जनजाति की, और 35% के आसपास आबादी, 1% में बाकी लोग भी हैं वहाँ पे। तो यही मणिपुर की पूरी संरचना है। अब आप देखते होंगे कि कुकी मैती जनजाति के बीच हमेशा संघर्ष चलता रहता है। जो दीमापुर से इम्फाल वाली जो सड़क जाती है, उसके किनारे कुकी आबादी ज़्यादा है, तो उसके किनारे मैती आबादी ज़्यादा है। और यही मैती जो है ग्रेटर नागालैंड के स्वप्न को सफल नहीं होने दे रहे हैं। जो दीमापुर से इम्फाल वाली सड़क है, पहले ये NH39 था, अब इसको NH2 घोषित कर दिया गया है। इसके किनारे एक तरीके से देखा जाए, अगर कोई भी नागा का नेता या नागा जो है नागाओं का कोई भी लीडर या उससे संबंधित कोई भी आदमी अगर इस रास्ते से गुजरा तो उसकी खैर नहीं है। मैती जनजाति के लोग थोड़ा सा बर्बर कह सकते हैं, उसमें कुछ लोग हैं, क्योंकि वो चाकू से ही नाक और कान दोनों काट लेते हैं और काट के रख देते हैं। इतना भयानक इन लोगों ने कुछ ऐसा काम किया जिसको हम लोग सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसके नाते कुकी और नागा जनजातियों के लोग हमेशा कंट्रोल में रहे, और ग्रेटर नागालैंड बनाने की मांग मणिपुर में कभी भी सफल नहीं हुई। लेकिन अब जब मैती जनजाति को हाईकोर्ट के आदेश पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा देने की बात कही गई, इनको भी जनजातीय अधिकार देने की बात कही गई,
तो कुकी जनजाति के लोग और बाकी नागा जनजाति के लोगों ने बवाल मचाया है कि हमारे अधिकारों में कटौती होगी, हमारे लिए नौकरियों में कमी आएगी, हमारे लिए तमाम सुविधाओं सब्सिडी में कमी आएगी, तमाम प्रकार के अवसरों में कमी आएगी, हमारे संसाधनों पर मैती जनजाति के लोग कब्जा कर लेंगे, पहाड़ों पर सारी जो है ज़मीन खरीद लेंगे। क्योंकि आप जानते होंगे जितने जनजातीय इलाके हैं वहाँ ज़मीन दूसरे लोग नहीं खरीद सकते। इसको प्रोटेक्ट किया गया है भारत में तमाम कानून ला करके। संविधान में भी 371 आर्टिकल में कई संरक्षण है। तो जनजातीय जो क्षेत्रों के लिए अलग से उपबंध बनाए गए हैं, अनुसूचियाँ उसके लिए अलग हैं। तो इनका कहना है कि अगर इनको जनजाति का दर्जा मिला तो मैती जनजाति की संख्या ज़्यादा है, ये बहुलता में हैं, इनका राजनैतिक वर्चस्व है, राजनैतिक संरक्षण है इनको, तो ये हमारे पहाड़ पे ज़मीन खरीद लेंगे, दबदबा कर लेंगे और हम लोगों को बाहर होना पड़ेगा। तर्क देते हैं ऐसा, लेकिन इनकी मंशा जानते हैं कुछ दूसरी हमेशा रहती है। ये चाहते हैं कि नागालैंड को एक अलग देश बनाया जाए, नगलिन का स्वप्न जानते हैं सच किया जाए। और आप जानते हैं जितना ये कुकी जाति के लोग हैं और नागा से जातियों के लोग हैं, इनको विदेशी फंड आता बहुत ज़्यादा। और ईसाई मिशनरियों ने सोचिए क्या कर दिया इनको, सबको जानते हैं शराब पीने वाला शराबी बना दिया है, नशा करने वाला बना दिया है, ड्रग्स और चरसी बना दिया है। ये लोग कुछ नहीं करते, कुकी जनजाति और नागा जनजातियों के लोग ये खाली ड्रग्स का व्यापार करते हैं। ये आप जानते होंगे कि भारत के पश्चिम साइड में गोल्डन क्रिसेंट है, ये ड्रग्स का एक जानते बेल्ट है जिसको कहा जाता है स्वर्णिम अर्धचंद्राकार, जो ईरान से अफगानिस्तान से लेकर के पाकिस्तान और तजाकिस्तान तक जाता है। और दूसरा भारत के पूरब में गोल्डन ट्रायंगल है जिसमें लाओस, थाईलैंड और म्यांमार आता है। ये नशा का, ड्रग्स का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। ये लोग क्या करते हैं, ड्रग्स बेचते हैं, ड्रग्स की तस्करी करते हैं, तरह तरह का और भी काम करते हैं, मानव की तस्करी, अंगों की तस्करी, क्या नहीं करते ये लोग। तो ये भारत की सरकार, गृह मंत्रालय इस समय बहुत बड़े मिशन पर है। भारत का गृह मंत्रालय लगातार जो लोग ड्रग्स के कारोबार में शामिल हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है, ड्रग्स के धंधे को समाप्त कर रही है। भारत में गांजा जहां भी उगाया जाता था, अफीम जहां भी उगाया जाता, सब पे रोक लगा दी गई। हजारों टन जानते हैं गांजा और अफीम को जला दिया गया सीधे। पैसे में अगर देखा जाए तो वो लगभग लाखों करोड़ के आसपास के मूल्य के थे, लेकिन नेशनल जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, एनसीबी है, उसके नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई पूर्वोत्तर में चलाई जा रही है। और इसी कार्रवाई के नाते ये लोग पहले से ही फार खाए हुए थे, अर्थात पहले से ही नाराज चल रहे थे। और इनको एक मौका मिल गया कि ये हाई कोर्ट का आदेश और अपने अधिकारों की दुहाई देना, और उसको भारत में तो हर लड़ाई को लोग संवैधानिक लड़ाई साबित कर देते हैं। किसी एक महिला के साथ अगर कहीं समस्या होती वो महिला अधिकार की बात करने लगती, किसी एक जाति के साथ समस्या हुई वो जातिगत मोड़ देता है, उसको जाति की तरफ मोड़ देता है। किसी एक व्यक्ति के साथ समस्या हुई धर्म के रूप में मोड़ देता है, भाषा के रूप में मोड़ देता है, क्षेत्र के रूप में मोड़ देता है। तो भारत में बड़ी लंबी कहानी चल रही है, वोट की राजनीति, जात की राजनीति, क्षेत्र की राजनीति। तो कुकी और नागा जनजातियों ने इसे अपने अधिकार से जोड़ करके हिंसा फैलाने का काम किया है ताकि भारत सरकार डर जाए और भारत सरकार ये ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई को रोके, गृह मंत्रालय डर जाए और भारत को लगने लगे कि अरे ये मणिपुर तो हमारे हाथ से निकलने वाला है। और जैसे हमेशा डरा करके रखते थे पूरे सरकार को, उस क्षेत्र को, आज भी सोचते हैं वैसे कामयाब हो जाएंगे, लेकिन कामयाब होने वाले नहीं हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर में भारत की सेनाएं, असम राइफल के जवान और सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। और अभी आईटीबीपी की बटालियन भी उधर जाने वाली है। और पूरे मणिपुर के चप्पे चप्पे पर भारत की सेना और असम राइफल के जवान इस समय तैनात हो गए हैं। मजाल क्या है, आप हिंसा करके देख लीजिए दोबारा आप। और 9000 लोगों को शिविरों में रखा गया है, उनको संरक्षित किया जा रहा है, भोजन पानी की सुविधा दी जा रही है। और इन सभी लोगों के जो उदंड, जो यहाँ पे दंगा फैला रहे थे, हिंसा फैला रहे थे, ऐसे सारे लोगों पर सरकार कार्रवाई की मंशा से आगे बढ़ रही है ताकि आगे कभी कोई इस तरीके की कोशिश ना करे और छोटे मुद्दे को बड़ा मुद्दा बना करके भारत को तोड़ने का, भारत को हतोत्साहित करने का रास्ता ना बनाए।
ऐसे में मणिपुर की समस्या को आप समझ सकते हैं। अच्छा, एक बात, कुकी जनजात के लोग और नागा जनजात के लोग कहते हैं मैती जनजात को जनजाति का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। तो 1948 से पहले इनको क्यों जनजाति का दर्जा दिया गया था? अंग्रेजों ने क्यों जनजाति का? मैती जाति के लोग वास्तव में जनजाति ही हैं। इनकी सारी संस्कृति, भाषा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा सब जनजाति ही है। तो जो जनजाति रहा, अगर उसको जनजाति अधिकार मिलता है, जनजाति सुविधा मिलती है, तो इसमें क्या दिक्कत है? आखिर 1948 से पहले भी तो मैती जनजात के रूप में दर्जा प्राप्त किए हुए थे। और अगर इनको जनजाति का दर्जा दे दिया जाता है तो आपने ये कैसे मान लिया कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है? ये कितनी दुखद बात है। भारत में एक परंपरा हो गई है, अगर किसी एक व्यक्ति को कोई अधिकार दिया जाता है तो दूसरा वर्ग कहता है हमारे अधिकारों का इससे क्षरण होगा, हमारी सुविधाओं में। अरे क्या बात करते हो? अगर हमारा कान मजबूत होगा तो आंख अंधी हो जाएगी, और अगर हमारी आंख जानते हैं मजबूत होगी तो नाक कल से सड़ के गिर जाएगी, या हमारा हाथ मजबूत होगा तो पैर कमजोर हो जाएगा। अगर हमारे यहाँ पे किसी को सुविधा दी जा रही है, संरक्षण दिया जा रहा है, आरक्षण दिया जा रहा है, या सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है, तो सभी समाज को स्वीकार करना चाहिए, सभी क्षेत्र के लोगों को स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि जब ऐसी चीज़ों को आप स्वीकार करेंगे तभी एक महान भारत बनाया जा सकता है, तभी एक समावेशी भारत बनाया जा सकता है। सबकी सुविधाओं को, सबकी ज़रूरतों को ध्यान रखने वाले भारत का निर्माण किया जा सकता है। महान भारत केवल कुछ लोगों के संरक्षण से या राजनीतिक वर्चस्व के माध्यम से होने वाले संरक्षण से ही नहीं पाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि जिन लोगों को संविधान में शुरू में संरक्षण दे दिया गया वही संरक्षण के हकदार थे। वो तो संविधान में शुरू में जिसको संरक्षण चाहे एससी के रूप में दिया गया हो, चाहे एसटी के रूप में दिया गया हो, वो तो उन लोगों को दिया गया जिन्होंने अपनी बात को उठाया, जिन्होंने अपनी बात को पहुंचाया। तमाम ऐसी जनजातियां थी जो पढ़ी लिखी ही नहीं थी। अब जारवा का संरक्षण, जारवा तो नहीं कह पाया कि हमारा संरक्षण करिए। जारवा, अंदमानी, निकोबारी, वो तो पढ़े लिखे ही नहीं है। बहुत सारी जनजाति या वर्ग भारत में ऐसे भी थे जिनका संविधान सभा में अपना कोई आदमी नहीं था, जिनका संविधान सभा में अपना कोई व्यक्ति ही नहीं था जिसके माध्यम से वो अपनी बात कह सके और अपने हितों को रख सके। संविधान सभा में इतने मेंबर ही नहीं थे, सब 300 के आसपास मेंबर थे। और भारत में जनजातियां ही जानते हैं हजारों में हैं, और जातियां कई हजार में हैं। तो इतनी जातियों का प्रतिनिधि अगर शामिल हो संविधान सभा में, तभी तो संविधान सभा सबका संरक्षण कर पाएगी, तभी। लेकिन अब इतने मेंबर तो थे नहीं संविधान सभा में। उस समय जो ढांचा, वो भी जब संविधान सभा बनाई गई तो उस समय एक मान लिया गया कि 10 लाख के लोगों पर एक प्रतिनिधि होगा, इतने लोगों पर ऐसा आदमी होगा। और उसमें जो प्रतिनिधि बन के गया वो पता नहीं किस जात का था, क्या था, किसका प्रतिनिधित्व कर रहा था, किन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। और इसीलिए भारतीय संविधान इतना व्यापक है। भारतीय संविधान कहता है कि कोई भी अधिकार बढ़ाना है, सुविधा बढ़ाना है तो संसद को अधिकार है, सरकारों का अधिकार है। अगर आपको ज़रूरत लगती है तो किसी को आप ओबीसी बना सकते हैं, किसी को आप एससी बना सकते हैं, किसी को आप एसटी बना सकते हैं, जहाँ जैसी ज़रूरत हो। राज्य का पिछड़ापन क्या है, नौकरियों में अवसर का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। तो ऐसे में मैती जाति को अगर जनजाति के रूप में अधिकार दिया जा रहा है तो इसमें क्या बुरा है? दिया जाना ही चाहिए। और अगर कोर्ट का मुद्दा है, कोर्ट को लगा होगा कि शायद वो उन शर्तों को पूरा कर रहे हैं, न्यायपालिका के द्वारा लिए गए निर्णय को दूसरे लोग अपने निर्णयों से प्रभावित ना करें, क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें एग्जामिन होती हैं, वाद विवाद होता है। न्यायपालिका के निर्णय भी गलत हो सकते हैं, लेकिन ये तो ऐसा मुद्दा था जिसमें गलत होने की कोई संभावना ही नहीं थी। ऐसा नहीं कि न्यायपालिका के हम सारे निर्णयों को सही कह रहे हैं और जो है सारे निर्णयों को अच्छा कह रहे हैं, बल्कि इस निर्णय में आप देखेंगे न्यायपालिका की तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। ये वहाँ पे षड्यंत्र करने वाले, हिंसा फैलाने वाले लोगों ने इसको एक मुद्दा बनाया और आज पूरे मणिपुर को जला रहे हैं। यही है पूरे मणिपुर के जलने की कहानी, जो आपको समझना होगा। और ये समझ तभी आएगा जब आप मैती जाति को और कुकी जाति के मुद्दे को समझेंगे, और ग्रेटर नागालैंड और नगलिन के मुद्दे को समझेंगे, और विदेशियों के षड्यंत्र को समझेंगे कि वो भारत को काट करके एक अलग देश बनाने का सपना लिए हुए हैं। नागा जनजातियों के माध्यम से
तभी इस बात को समझ पाएंगे और ईसाई मिशनरियों का षड्यंत्र भी समझेंगे, जो पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही हैं कुकी और नागा जनजातियों को, तभी इस मुद्दे को आप समझ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत नमस्कार।